चलिए पिछले क्लास में जहां हम लोग छोड़े थे वहीं से शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे वान नील साहब के बारे में कि उन्होंने क्या डिस्कवरी किया है। वान नील साहब का जो मेन डिस्कवरी था वो ये था कि जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ऑक्सीजन वाटर से आता है, CO2 से नहीं आता। इन्होंने एक इक्वेशन दिया अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कि जो फोटोसिंथेसिस में इक्वेशन यूटिलाइज करते हैं वो है 6CO2 प्लस 12H2O और ये लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पर इन्होंने देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी 12 लिखे हैं, यहाँ पर भी 6 लिखे हैं। तो कभी कभी मन में लगता है कि हम क्यों ना इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में हम सब्सट्रेट कर दें तो डायरेक्ट लिख दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। रीज़न क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल वो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ये वाला वाटर मॉलिक्यूल दोनों डिफरेंट है। ये वाटर मॉलिक्यूल कहीं और से प्रोड्यूस होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो यूटिलाइज होता है उससे प्रोड्यूस नहीं होता। रीज़न क्या है, इन्होंने क्या किया, दोनों वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बाद में बना है, ये 12 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ है और ये बाद में 6 वाटर मॉलिक्यूल बना है। इसका सबसे बढ़िया मतलब तरीका क्या था ट्रेस करने का कि कौन कहाँ से बना है, कौन कहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ ऑक्सीजन 2 जगह है। देखिए वान नील साहब का एक्सपेरिमेंट जो था, इनका कहना था कि ये वाटर मॉलिक्यूल से ही ये ऑक्सीजन रिलीज होता है, CO2 से नहीं होता। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 होता है और दूसरा ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 18 होता है, तो इन्होंने क्या किया कि वाटर में जो ऑक्सीजन यूटिलाइज किए वो 18 वाला यूटिलाइज किए और इन्होंने जब और इसको नॉर्मल रहने दिए तो इन्होंने देखा क्या, वान नील साहब ने देखा क्या कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये तो 18 वाला है। 18 वाला होने का मतलब ही था कि ऑल द ऑक्सीजन कम रिलीजिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वाटर मोलिक्यूल, इस वाटर मोलिक्यूल से आ रहा है। समझ गए बात को। ये वाटर मोलिक्यूल देखिए यहाँ पे 12 मोलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे टोटल 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में क्या है 6 दूना 12 ऑक्सीजन एटम यहाँ है, यानी टोटल ऑक्सीजन जो यहाँ रिलीज हो रहा है दैट कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा बात क्या था, ये वाला ऑक्सीजन का कहानी क्या है भाई, तो यहाँ एक मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, तो 6 मोलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन और ये 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन इस शुगर में जा रहा है और बाकी के 6 ऑक्सीजन इस जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जा रहा है। फिर इनका जो 12 दूना 24 हाइड्रोजन है वो कहाँ जा रहा है, तो इसमें से 12 हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है शुगर में और इसमें से और जो 12 हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल में जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे कौन कहाँ जा रहा है उसका हिसाब किताब हम लोगों को मिल गया और इसके आधार पर इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट और इनके लिए क्या हम सबों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था, एक तरह से खोज था इनका, बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसर्च था। तो ये हम लोगों ने लिंक कर लिया पिछले क्लास से। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब एक बात उठता है, एक बात हम लोग कर सकते हैं कि एक्चुअली हालांकि हम लोग जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। भाई पहला बात तो प्लांट में कहाँ होता है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है। मतलब प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट हैं, चाहे वो लीफ हो चाहे वो स्टेम हो, जहाँ भी ग्रीन पार्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। ग्रीन पार्ट होने का क्या मतलब है कि जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का उसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा और वो क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को अब ट्रैप करता होगा, लेता होगा और इसके बाद उसको मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान दूसरे एनर्जी में या फिर किसी दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में
लगाता होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होगा। ग्रीन पार्ट में इसलिए होगा कि उसके सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा। अब थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग देख लें, एक बार रिवाइज कर ले। हम लोग को पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें कि दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अंदर में थैलाक्वाइड का स्टॉक जमा होता है एक के ऊपर एक, और ये थैलाक्वाइड के पूरे पार्ट को, मतलब एक जो स्टॉक होता है उसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। हालांकि यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते थे कि ये ग्रेना है। पूरा एक स्टॉक जो है वो ग्रेना कहलाएगा। ये जो एक पार्ट है उसको हम लोग थैलाक्वाइड कहते हैं, और ये जो दो ग्रेना को जोड़ने वाला जो यहाँ पर है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लेमली। स्पेशल नाम देते हैं। थोड़ा सा ये बाकी से ऐसे भी देखने में भी डिफरेंट है, क्योंकि दो मतलब ग्रेना को जोड़ रहा है, और दूसरा कुछ और दूसरे फंक्शनिंग में स्लाइटली इनसे डिफरेंट होता है। और क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, तो कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं। स्पेशली ये राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है वो नॉर्मल राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उससे डिफरेंट होता है। साइटोप्लाज्म वाले कितने होते हैं? साइटोप्लाज्म वाले 80S के होते हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं 80S के होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है। समझ के बात को। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया, और हमें लगता है कि आप 1 मिनट इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मिटा दें इसको। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट का बना होता है। मतलब पूरा प्रोसेस को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। बना क्या होता है, पूरे प्रोसेस को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है फोटोसिंथेसिस, 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। तो देखिए, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन जो होता है, इस डार्क रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी समझ ले, ये इस बिल्कुल ये मत समझिए कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये लाइट का इस पर कोई ज़रूरत, डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। खैर बाद में इसको हम लोग समझ लेंगे। लाइट रिएक्शन क्या होता है, ये फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ये होता कहाँ है, ये ग्रेना में होता है। इन ग्रेना, ग्रेना के अंदर में होता है। अच्छा, इसमें डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP and NADPH, which is formed in light reaction। जो लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसको यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड, या बल्कि कहा जाए इसको ब्रैकेट में आप समझ लीजिए शुगर का सिंथेसिस करता है। दूसरा बात, ये होता कहाँ है, ये स्ट्रोमा में होता है।
ये और क्या है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एंजाइमेटिक रिएक्शन है, लाइट से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। ये फोटोकेमिकल ये प्रोसेस में क्या होता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है, ये ग्रेना में होता है। और दूसरा इन लाइट रिएक्शन, in light reaction there is trapping of light and stored in the form of, and light energy stored in the form of ATP and NADPH। होता क्या है, देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी को, मतलब लाइट रिएक्शन होगा क्या कि लाइट एनर्जी को ये करता क्या है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर में सेल के अंदर में ग्रीन पार्ट, मतलब ऐसे नॉर्मल प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर में उनके जो सेल होते हैं, उस सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके और उसको कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके कन्वर्ट कर देता है एटीपी और एनएडीपीएच में। एटीपी और एनएडीपीएच में स्टोर कर देता है, और इसी दोनों जो एनर्जी स्टोर किए हुए होते हैं उसको ये यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन होता है और शुगर का सिंथेसिस होता है। ये स्ट्रोमा में होता है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लें। देखिए होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल देखे होंगे घरों में कि सोलर प्लेट के अंदर में यहाँ से तार, ये लाइट पड़ता है, लाइट एनर्जी को सोलर प्लेट ट्रैप करता है और ट्रैप करके यहाँ से तार निकलता है और एक बैटरी में स्टोर हो जाता है, आपको पता होगा। और जब ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को तो इससे हम लोग या तो बल्ब जला लेते हैं या फिर पंखा चला लेते हैं, आपको पता होगा। वही बात यहाँ पर भी होता है कि ये भी लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी और एनएडीपीएच में, जैसे बैटरी में स्टोर होता है वैसे एटीपी और एनएडीपीएच कंपाउंड के बॉन्ड के अंदर में स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर उनके बॉन्ड को तोड़ करके एनर्जी रिलीज करा लेता है, और करा करके जो काम करना होता है, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हो या दूसरा कोई काम करना हो, उस काम को कर लेते हैं। यानी एनर्जी हमेशा तो लाइट आएगा नहीं, तो उसको एनर्जी के लिए जो चाहिए वो मिलेगा कहाँ, तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना पड़ेगा, और वो स्टोर करता है एटीपी और एनएडीपीएच कंपाउंड के बॉन्ड के अंदर में। समझ गए बात को। अब आता है बात हमारा, इसको रैप कर दें, ठीक है। चलिए अब आता है कि फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए भाई, फोटोसिंथेसिस नाम है, लेकिन डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट ना होकर के लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म हुआ रहता है उसको यूटिलाइज करता है। लाइट रहे चाहे न रहे, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, और अंधेरे से भी कोई लेना देना नहीं है। इसको तो मतलब है कि लाइट रिएक्शन कमा करके, मतलब एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी में कन्वर्ट करके इसको प्रोवाइड करता रहता है, और ये उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके क्या करता है, आराम से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेता है उस एनर्जी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के पिगमेंट इसमें यूटिलाइज होते हैं, यानी पिगमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इनटू फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स participating into photosynthesis। कौन कौन से पिगमेंट पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो देखिए कौन कौन से पिगमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, पहला क्लोरोफिल है, ये ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है।
ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर। दूसरा होता है हमारा क्लोरोफिल बी, ये होता है आपका येलो ग्रीन। तीसरा जेंथोफिल, ये येलो कलर का होता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है कैरोटीनॉइड्स, ये येलो, ऑरेंज कलर का होता है। इसमें से ये जो होता है ना क्लोरोफिल ए, ये मेन होता है, मतलब कहा जाए इसको चीफ पिगमेंट होता है। और बाकी तीन जो होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं एसेसरी। एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट का मतलब होता है हेल्पर। इनको, ये मेन है मॉनिटर, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे ये मॉनिटर है, बाकी तीनों जो हैं हेल्पर हैं। इनका काम क्या होता है? मेन जो फोटो रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला होता है वो ये होता है, और बाकी तीन इसको उसके फोटो केमिकल रिएक्शन को होने में मदद करते हैं। अब कैसे मदद करते हैं? तो डायरेक्ट हम लोग उसको देखेंगे, डायरेक्ट ये मदद न करके ये तीनों मिलके इसको हेल्प करते हैं, और हेल्प करने के बाद ये ज़्यादा एनर्जी पा लेता है, और एनर्जी पा करके फिर ये रिएक्शन जो कराना होता है उनको ये रिएक्शन कराता है। अब आते हैं क्यों इनको चीफ पिगमेंट बोलते हैं, बाकी को एसेसरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको क्लियर होगा, है ना? कोई दिक्कत? चलिए आप 1 मिनट देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में